हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि मेमोरी एक पार्ट होता है कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर का। अब मेमोरी हमने क्या होता है उसमें बताया था, और मेमोरी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। Primary memory is used by processor to take data and give data. प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा डेटा देने के लिए और डेटा लेने के लिए, बिकॉज इट कम्युनिकेट विद प्रोसेसर डायरेक्टली। क्योंकि ये कंप्यूटर से जो इसका कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ये प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। एंड इट इज फास्टेस्ट मेमोरी टू ट्रांसफर डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये सबसे फास्ट मेमोरी अवेलेबल है कंप्यूटर की दुनिया में। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज अटैच्ड विद मदरबोर्ड डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस टाइप की जो मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड पे डायरेक्ट अटैच्ड होती हैं, वो किसी वायर के द्वारा अटैच नहीं की हुई होती हैं। इट इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन प्रोसेसर एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर को और सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए ये एक ब्रिज का काम करती है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड बहुत स्लो होती है। प्रोसेसर से तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से स्पीड ज्यादा होती है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है। देयर आर फॉलोइंग प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल। तीन तरह की प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल है, कैशे मेमोरी, रैम और रोम। तो सबसे पहले हम कैशे मेमोरी के बारे में समझते हैं। इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर वर्ल्ड। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, अभी हमने पहले भी कहा था जी प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्ट होती है, अब हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होती है। तो समझने की बात यह है कि प्राइमरी मेमोरी का जो पार्ट है जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं, ये सबसे फास्ट होता है। प्रोसेसर डू ऑपरेशंस ऑन डेटा बिट बाय बिट। जो प्रोसेसर होता है हमारा सीपीयू होता है, वो जो डेटा पे ऑपरेशंस करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन जो वो करता है वो बिट बाय बिट करता है। अगर आप बिट नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं कि बिट जो है वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट होती है डेटा की। डेटा को नापने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। तो जो प्रोसेसर होता है वो बिट बाय बिट डेटा लेता है, बट रैम कैन नॉट स्टोर डेटा इन बिट फॉर्मेट। अब रैम क्या है आप पूछोगे, रैम को अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। रैम जो है वो डेटा को स्टोर नहीं कर सकती बिट बाय बिट फॉर्मेट में। इट कैन बी स्टोर डेटा इन ब्लॉक फॉर्मेट। ये डेटा को ब्लॉक के फॉर्मेट में स्टोर करती है। ब्लॉक के फॉर्मेट मतलब एक साथ इकट्ठा डेटा लेती है और इकट्ठा ही देती है। सो वी नीड कैशे मेमोरी। अब हमें कोई ऐसा मीडियम तो चाहिए ना जो बिट बाय बिट डेटा को ले और फिर इकट्ठा करके उसे रैम को दे दे, और जब प्रोसेसर को जरूरत पड़े तो इकट्ठा ले और उसे बिट बाय बिट करके प्रोसेसर को दे दे। तो इसीलिए हमें कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ी। इट स्टोर बिट बाय बिट डेटा वेरी फास्ट, एंड व्हेन एनफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेक ए ब्लॉक। जब इसके पास इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है कि उसका एक ब्लॉक बन जाए, देन मेक इट, उसे बनाती है, ब्लॉक को बनाती है और ट्रांसफर कर देती है रैम के पास। सेम थिंग व्हेन सीपीयू वांट टू गेट डेटा। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तब ये क्या करती है कि रैम से डेटा को लेती है और उसको डिवाइड कर देती है बिट बाय बिट में, और उसको सीपीयू को प्रोवाइड करती है बिट बाय बिट फॉर्मेट में। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कैशे मेमोरी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब कैशे मेमोरी में भी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो लेवल 1 की मेमोरी होती है, और वो सबसे पहले नंबर पे कनेक्ट होती है सीपीयू से। यानी कि सीपीयू से सबसे पहले नंबर पे जो कम्युनिकेट करती है वो लेवल 1 की मेमोरी कम्युनिकेट करती है। लेवल 1 की मेमोरी लेवल 2 कैशे मेमोरी को डेटा देती है, लेवल 2 की मेमोरी लेवल 3 की कैशे मेमोरी को डेटा देती है, और लेवल 3 की जो कैशे मेमोरी होती है वो रैम से कम्युनिकेट करती है। इसको नीचे के इस इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है, डेटा का लेन देन करता है लेवल 1 से, और लेवल 1 करता है लेवल 2 से, लेवल 2 करता है लेवल 3 से, और लेवल 3 करता है रैम से। इस तरह से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कैशे मेमोरी का यूज आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करती है। ये ब्रिज का काम करती है रैम के और सीपीयू के बीच में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रैम क्या होती है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल इनपुट आउटपुट पार्ट्स एंड प्रोसेसर इन कंप्यूटर। देखो सबसे पहले बताया गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब रैंडमली एक्सेस की जाती है, इसको परमानेंटली हमेशा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर लाइट चली जाएगी तो इसमें जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाता है, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला गया है। It is most important memory of computer because it makes communication between all input-output parts and processor in computer। ये कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब को कनेक्ट करती है प्रोसेसर से। यानी कि प्रोसेसर डायरेक्टली इनको कंट्रोल नहीं करता है, वो रैम के थ्रू कंट्रोल करता है। वो अपने इंस्ट्रक्शंस देता है रैम को, और रैम के थ्रू, रैम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू वो सब कंट्रोल होते हैं। इट होल्ड कंप्लीट ग्राफिक्स डेटा टू मेक ए विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। जो हम कंप्यूटर के मॉनिटर पे स्क्रीन देखते हैं, चाहे विंडो 7 की स्क्रीन है, लाइनक्स की है, विंडो 10 की है, जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है उस स्क्रीन का कंप्लीट डेटा जो होता है वो रैम के अंदर स्टोर रहता है। अगर वो डेटा रैम के अंदर से हट जाए तो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं शो होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन चली जाएगी, हमें ब्लैक स्क्रीन शो होने लगेगी। व्हेन वी प्रेस स्विच ऑफ कंप्यूटर टू डू ऑन इट, यानी कि जब हम कंप्यूटर का बटन प्रेस करते हैं उसे ऑन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल CPU लोड्स द बायोस सॉफ्टवेयर फ्रॉम रोम टू रैम। यहाँ पे बताया गया कि जब भी हम CPU का बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले क्या होता है, हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है। उसमें क्या होता है, CPU लोड करता है बायोस सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है ये, इसको लोड करता है कहां से, रोम से। ये रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी के अंदर ऑलरेडी सेव्ड होता है, वहां से इसको उठाता है और रैम के अंदर स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है, फिर इसके ऊपर प्रोसेस करता है। इसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद CPU को यह समझ में आता है कि इस कंप्यूटर में कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, उन पार्ट्स का क्या क्या यूज है, उन पार्ट्स के क्या क्या एड्रेस हैं, वो कहां कहां लगे हुए हैं। बायोस सॉफ्टवेयर में उस कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन, मदरबोर्ड के पार्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है, जिसके ऊपर CPU प्रोसेस करके समझ जाता है किस तरह से इसके पार्ट्स काम करेंगे। CPU इंस्ट्रक्शंस देता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने का, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा लोड करने का सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया जाता है, या फिर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में तो फिर पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल करेंगे, तो या वो भी सेकेंडरी डिवाइस होती है, वहां से लोड होता है। और उसको लोड करके कहां पे लाया जाता है, रैम में लाया जाता है। यह ध्यान रखने की बात है कि CPU जितना भी डेटा प्रोसेस करता है वो रैम में करता है। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो वो इस वजह से है क्योंकि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा रैम में स्टोर हो रखा है, इस वजह से कंप्यूटर आपका चल रहा है, कंप्यूटर आपका ऑन है। RAM is a volatile memory. That means when electric supply goes off, then all data from RAM is wipe out. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही सप्लाई इसके अंदर खत्म हो जाएगी वैसे ही इसका डेटा भी खत्म हो जाएगा। जब तक सप्लाई है तब तक इसमें डेटा सेव रहता है। The measurement of speed of RAM is megahertz. जो हम स्पीड नापते हैं रैम की वो मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। किस तरह से आगे बताया गया है, उसी हिसाब से रैम को डिवाइड किया गया। They are following type of RAM according its speed. सबसे पहले मार्केट में आई थी RD रैम जो P1 और P2 CPU के साथ यूज की जाती थी। SD रैम फिर मार्केट में आई, इसको P3 CPU के साथ यूजुअली यूज किया गया है। स्पीड यहाँ पे आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। DDR रैम फिर मार्केट में आई, इसकी स्पीड भी 400 हर्ट्ज से 667 मेगाहर्ट्ज थी। यूजुअली ये P4 कंप्यूटर में यूज की गई थी। फिर DDR2 रैम मार्केट में आ गई, डुअल कोर Core 2 CPU के साथ यूज होने लगी। फिर DDR3 रैम मार्केट में आई जिसकी स्पीड 1000 मेगाहर्ट्ज से 1333 मेगाहर्ट्ज थी। ये यूजुअली Core 2 Quad, i3, i5, i7 इन CPU में यूज होने लगी और फर्स्ट से 5th जनरेशन के CPU में यूज होने लगी। इसके बाद DDR4 आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, और ये i3, i5, i7 CPU के 5th से 10th जनरेशन के आजकल जो CPU आ रहे हैं उनमें यूज हो रही है। तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है इसमें से रीड किया जा सकता है केवल। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट इज ए परमानेंट डेटा स्टोरिंग मेमोरी।
ये नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार इसमें डेटा स्टोर हो गया, वो डेटा स्टोर ही रहेगा, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो या ना। When data is stored in it, after that it could not be deleted on electric supply हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा इसमें स्टोर रहता है। It is used to store BIOS software in computer. BIOS software is a group of initial information about the device. BIOS सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर में। और BIOS सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनिशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो होती है डिवाइस की, किसी भी डिवाइस की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, किसी भी तरह के कंप्यूटर की, उस इंफॉर्मेशन को BIOS सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो BIOS सॉफ्टवेयर सबसे पहले लोड होता है जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। उसके बाद सीपीयू को ये पता चल जाता है, प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, किस कंपोनेंट का क्या वर्क है, ये सब चीजें उसको पता चल जाती हैं। इसके बाद वो आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। टाइप ऑफ रोम, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, रोम की टेक्नोलॉजी भी अलग अलग आई। सबसे पहले थी पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्राम के द्वारा इसको रीड किया जा सकता था केवल। एक बार ये बन गई तो इसमें फिर भी कोई भी डेटा चेंज नहीं हो सकता था। फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज किया जा सकता था, लेकिन इसको इरेज करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती थी। उस सेटअप पे ही आप इसको दोबारा से राइट कर सकते थे। रीड तो ये हो सकती थी, लेकिन राइट करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती थी। फिर मार्केट में आई EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है आज के समय में जो यूज हो रही है। जितने भी आपके कार्ड सिस्टम है, कार्ड सिस्टम मतलब मेट्रो कार्ड है, उसमें भी ये वाली ही मेमोरी होती है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इसके डेटा को अपडेट किया जा सकता है। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपने अपना कार्ड वहां पे लगाया, तो जैसे आपने कार्ड अपना लगाया, उसमें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज करके एंट्री करा देते हैं आपकी। फिर जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, वहां पे जैसे आप कार्ड लगाएंगे, तो जितना फेयर बनेगा, किराया बनेगा, वो माइनस कर दिया जाएगा आपके अमाउंट में से, जो भी अमाउंट स्टोर होगा आपके कार्ड में, और नया अमाउंट अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इसके डेटा को इरेज करके दोबारा अपडेट किया जा सकता है। इसलिए आजकल ये मेमोरी बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।